आएगा तो मुझे भी तो बहुत खुशी खुशी मिलेगी ना। आप लोग का रिजल्ट अच्छा आएगा तो, है ना। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं ना बेटा, हम क्वालिटी का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। हम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं खरीदते, है ना। इवन हम लोग जब सब्जी भाजी भी खरीदने जाते हैं, आलू भटा टमाटर खरीदते हैं, तब भी हम चेक करके लेते हैं कहीं किसी आलू में छेद तो नहीं है। हम फ्रूट्स लेते हैं, कहीं किसी एप्पल में होल तो नहीं है ना। उसमें कहीं कीड़े तो नहीं लग गए, तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं, है ना। और हम फ्रेश वेजिटेबल्स लेते हैं, ताजी सब्जियां खाना हमें पसंद है। हम ताजी सब्जियां क्यों खाते हैं बेटा? ताकि हमारी हेल्थ मेंटेन रहे, है ना। यदि आप लोग बासा खाना खाओगे तो बीमार पड़ सकते हो, है ना। हम लोग खाना भी घर पे पकाते हैं, तो खाना पकाने के बाद ताजा खाना खाते हैं, और यदि बचता है तो फिर हम गाय को दे देते हैं, है ना। तो बासा खाना भी खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं है। तो बेटा, जब हर चीज में हम क्वालिटी का इतना ध्यान रख रहे हैं, तो दवाइयों में क्यों नहीं, है ना। दवाइयों की भी क्वालिटी कंट्रोल करना जरूरी है ना। फैक्ट्री में दवाइयां बनती है, तो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा कच्चा माल। और कच्चा माल कहाँ से आता है? नेचुरल सोर्सेज से आता है। मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। आपने कभी राजभोग आटा खरीदा होगा या देखा होगा, पैकेट में जो आटा आता है ना, मार्केट में। देखा है आप लोगों ने? राजभोग आटा, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, पतंजलि का आटा आता है ना। तो ये कंपनियां, एक इन कंपनियों के प्लांट होते हैं, इनकी फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री में होती है मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। जैसे पतंजलि कंपनी है, तो उसका एक डिपार्टमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जहां पर वो लोग प्रोडक्शन का काम करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, उनको आटा बनाना है ना, तो गेहूं का कच्चा माल वो खरीदेंगे किसानों से। अब गेहूं तो हमें एग्रीकल्चरल लैंड से ही मिलेगा ना। गेहूं को किसान पैदा करेगा, और वो नेचर से हमें मिलेगा नेचुरली, तो वो कच्चा माल हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ से आएगा? ये किसानों से आएगा। किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि भैया हमको 200 क्विंटल गेहूं चाहिए, है ना। हम आटा बनाने वाली कंपनियां हैं, और हमें गेहूं चाहिए, तो फिर किसान उनको गेहूं सप्लाई करेगा, है ना। किसान को फायदा ये होगा कि कंपनियां पैसा देगी, और किसान को ये फायदा होगा कि वो उसका बल्क में गेहूं एक ही जगह बिक जाएगा। यदि वो मार्केट में गेहूं लेके बैठेगा, तो उसको बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है उसका गेहूं खराब भी हो सकता है। जैसे पपीता, पपीता यदि पेड़ से तोड़ ले तो 15 दिन से ज्यादा रहता नहीं है। 15 से 20 दिन में पपीता खराब हो जाता है ना। तो पपीता को 15 से 20 दिन के अंदर बेचना बहुत जरूरी है। तो हर रॉ मटेरियल का एक लाइफ स्पान होता है बेटा। वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, है ना। जैसे आपने सेब तोड़ा पेड़ से, उसकी भी एक लाइफ होगी। आम तोड़ा, अमरूद तोड़ा, इन सबकी लाइफ रहती है। ऐसी दवाई बनाने के लिए जो कच्चा माल यूज होता है बेटा, उसकी भी एक लाइफ स्पान होता है ना। तो वो लाइफ स्पान कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज्यादा बासा हो चुका है, पुराना हो चुका है ना। जो दवाइयां हम खाते हैं, उसमें जो एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल होता है, फाइटोकेमिकल प्रिंसिपल होता है, थेराप्यूटिक एजेंट होता है, वो हमारी बीमारी को ठीक करता है। तो जब हम किसानों से दवाइयां लेंगे, तो हम चेक करेंगे ना कि उसमें दम है या नहीं, है ना। जैसे डेयरी पे जब दूध लिया जाता है, साची कंपनी है, दूध को पैक करके आपके डोर स्टेप तक पहुंचाती है, तो वो दूध को चेक करती है जब वो लेती है। जब उसको कलेक्ट करती है, तो उसकी क्वालिटी को चेक कर लेती है कि उसमें ऐसा तो नहीं पानी मिला दिया है। हो सकता है कोई मुनाफा कमाने के लिए एडल्ट्रेशन कर दे। एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, किसी भी शुद्ध चीज में सब्स्टिट्यूट को ऐड करना। जैसे 1 लीटर दूध में आप यदि 100 ml पानी डाल दोगे, तो उतना पता नहीं चल पाएगा, लेकिन इससे बेचने वाले को फायदा हो जाएगा, है ना। तो क्वालिटी को इंश्योर करना जरूरी है या नहीं? ठीक है। तो ये, जैसे कंपनी ने गेहूं लिया, तो अब वो गेहूं का क्वालिटी कंट्रोल करेगी कि रॉ मटेरियल अच्छा है या नहीं, ठीक है। और उसका क्वालिटी एश्योरेंस का रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगी। एक होता है क्यूसी, जिसका फुल फॉर्म होता है क्वालिटी कंट्रोल, और एक होता है क्यूए, जिसका फुल फॉर्म होता है क्वालिटी एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब होता है आश्वासन, क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता। तो इसका रिकॉर्ड यदि कंपनी मेंटेन करेगी, तो कल को इंस्पेक्शन होगा तो कंपनी बता सकती है कि हम अच्छी क्वालिटी के मटेरियल, हम अच्छे क्वालिटी का सब्सटेंस, रॉ क्रूड ड्रग को हम यूज करते हैं, या हम क्रूड मटेरियल को यूज करते हैं। क्रूड मटेरियल क्या होता है? जो हमें नेचुरल सोर्स से डायरेक्टली मिलता है। ड्रग्स हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं, प्लांट सोर्सेस से मिलते हैं, है ना, मेराइन सोर्सेस से मिलते हैं, है ना। एनिमल से, जैसे आपका मेराइन सोर्स में कॉड लिवर ऑयल हुआ, शार्क लिवर ऑयल हुआ। इस पे मैंने आपको एक लेक्चर शेयर किया था आपसे, है ना।
देखा आपने वो आप देख लीजिएगा, सोर्स ऑफ ड्रग में मैंने काफी डीपली एक्सप्लेन किया है ना। बेटा एक्चुअली हाथी कैसा है, इसको यदि आप समझना चाहो ना, तो आपको ये हाथी को पूरा देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा हाथी कैसा है ना। आप यदि किसी व्यक्ति की आंखों पे पट्टी बांध दे और आप उससे कहें कि भाई, आप सामने एक एनिमल खड़ा है, आप उसको छू के आइए, यदि वो हाथी के पैरों को छुएगा तो वो कहेगा हाथी खंबे जैसा है ना। ये एनिमल जो भी है वो खंबे जैसा है, जिसने कभी हाथी देखा ना हो। वो उसकी सूंड को छुएगा तो कहेगा पाइप जैसा है ना। उसके पेट को छुएगा तो कहेगा ड्रम जैसा है। उसके कानों को छुएगा तो कहेगा भाई ये सुपड़े जैसा है, सुपर रहता है ना, और छोड़ने वाला, है ना। तो उस तरह से है। अब एक्चुअली हाथी ऐसा है क्या? हाथी क्या पाइप जैसा है? नहीं। क्या खंबे जैसा है? क्या ड्रम जैसा है? हाथी तो पूरा, यदि आपको समझना है तो आपको हाथी को समझना पड़ेगा। तो आप यदि फार्मेसी समझना चाहते हो तो सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स को आपका थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ने पड़ता है। जैसे क्वालिटी कंट्रोल आपको फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ना है, फुगनोसी में भी पढ़ना है। तो ये कॉमन टॉपिक है ना। और यदि आप धीरे धीरे समझोगे ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो कुछ चीजों को समझने के लिए आपका पूर्व ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है ना। यदि आपने वो वीडियो देखा होगा, नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग, ड्रग कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, है ना, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो रॉ फॉर्म में हम ड्रग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने ड्रग कलेक्ट की, सेना लीव, तो हमने सेना लीव की ड्राइंग कर ली, और ड्राइंग के बाद में साइज रिडक्शन कर लिया। साइज रिडक्शन के लिए हम मील्स यूज करते हैं, मतलब पिसाई। मिक्सी है ना आप लोग के घर पे, आप लोग पीसते हो या नहीं? तो ऐसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी मिक्सर होते हैं, लेकिन वो बल्क में, बल्क प्रोडक्ट को पीसते हैं। काफी लार्ज इन साइज होते हैं। मिक्सर यूज होते हैं साइज रिडक्शन के लिए। मील मशीन यूज होती है, मीलिंग। मीलिंग मतलब होता है पिसाई। गेहूं पिसवाते हो ना आप लोग, चक्की जाके, है ना। तो चक्की में क्या है, गेहूं का साइज रिडक्शन होता है। रोडे बनती हैं, गिट्टी का साइज रिडक्शन होता है। साइज रिडक्शन मतलब होता है पार्टिकल्स को छोटा करना, पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस करना। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि ट्रक का सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो ड्रग का ज्यादा बेटर थेराप्यूटिक एक्शन आएगा, है ना। तो सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो हम यदि रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल है गेहूं कच्चा माल, और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो है राजभोग आटा का पैकेट, है ना। तो हम क्वालिटी कंट्रोल रॉ मटेरियल की भी करेंगे। और जब हमारा रॉ मटेरियल से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, हम उसकी भी क्वालिटी कंट्रोल करेंगे सैम्पलिंग के थ्रू। सैम्पलिंग क्या होती है? मैंने यदि 1,000 1,000 पैकेट तैयार कर लिए आटे के, है ना। गेहूं से मैंने आटा पीसा, और आटे के मैंने 1,000 पैकेट थे मेरे पास, और उस बैच को मैं सप्लाई करने वाला था मार्केट में, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन चैन भी अभी हम समझेंगे, है ना। मैन्युफैक्चरर से आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से आता है रिटेलर के पास, और रिटेलर से जाता है कंज्यूमर के पास। और प्रोडक्ट का जो एक्सपीरियंस है वो कौन लेता है? वो कंज्यूमर लेता है। इसलिए कंज्यूमर फीडबैक बहुत जरूरी है। और क्वालिटी कंट्रोल दो पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कंपनी का नेम और फेम दोनों पे दाग लग सकता है ना। कंपनी का नाम खराब हो सकता है मार्केट में। यदि आप कभी किसी आइसक्रीम को खाओ, है ना, और उसमें यदि मरी हुई छिपकली निकल जाए, तो दोबारा आप उस कंपनी की आइसक्रीम नहीं खाओगे, है ना। आपने कोको कोला पी, और कोको कोला की बोतल के अंदर यदि कोई चूहे की पूंछ मिल जाए आपको, तो आप उस कोको कोला की कंपनी पे दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो वो कंपनी की सेल डाउन हो जाएगी। तो कंपनी को अपना नेम फेम को बरकरार रखना है, अपनी गुडविल को बनाए रखना है मार्केट में। तो इसलिए भी वो क्वालिटी कंट्रोल करती है। और क्वालिटी कंट्रोल इसलिए भी करती है कि किसी भी देश की सरकार ये चाहती है कि प्रोडक्शन में क्वालिटी हो, सब स्टैंडर्ड और घटिया क्वालिटी का माल ना प्रोड्यूस किया जाए। और दवाइयां तो इंसान की जान बचाती है, तो स्पेशली दवाइयों की क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना। तो हमारे देश में अंग्रेजी दवाइयों की कंपनी भी है, जैसे लुपिन है, सिप्ला है। इनके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे प्लांट है। डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, जॉनसन एंड जॉनसन है, बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है। आपको बहुत सी कंपनियों के नाम पता होंगे, आप प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस भी करते हैं। जैसे मामा अर्थ अभी काफी चल रही है कॉस्मेटिक्स में, है ना। लोशन बनाती है, क्रीम बनाती है, आपका मॉइस्चराइजर्स बना रही हैं, है ना। ऐसे ही आपकी आयुर्वेदिक कंपनियां भी हैं,
आयुर्वेदिक कंपनियों में अभी पतंजलि बहुत ज्यादा फेमस है। हिमालय काफी पुरानी कंपनी है, more than 75 years हो चुके हैं। रूपापेश्वर तो बहुत ही ज्यादा पुरानी कंपनी है, च्यवनप्राश बनाती है ना, रसायंस बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं यदि आप इनकी साइट विजिट करके देखोगे तो। वैद्यनाथ कंपनी आपने नाम सुना है, ऊंझा है ना, डाबर कंपनी बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपको आयुर्वेदिक कंपनियों के नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सब कंपनियों में होता है, फैक्ट्री में होता है, प्लांट में होता है ना। और ये कंपनियां सारा ये प्रोसीजर फॉलो करती हैं। इनको कच्चे माल की जरूरत है, कच्चे माल को ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगी, फाइनल प्रोडक्ट को ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट में इसकी पैकेजिंग होगी, लेबलिंग होगी, है ना। लेबलिंग भी जरूरी है ताकि हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए। हमें प्रोडक्ट की लेबलिंग देख के ही तो पता चलता है कि इस बॉटल में क्या रखा हुआ है। यदि कोई बॉटल है उस पे कोई लेबल नहीं चिपका है तो आप फिर पता करोगे कि इसमें है क्या, सूंघने की कोशिश करोगे, चाटने की कोशिश करोगे, पता चला क्लोरोफॉर्म है, किसी ने सूंघ लिया तो वो बेहोश हो गया। पर यदि लेबल लगा हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें क्लोरोफॉर्म है, मुझे सूंघना नहीं है। यदि मैं क्लोरोफॉर्म को सूंघूंगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, है ना। तो आपको लेबलिंग से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि उस है क्या, उस बॉटल में, उस कंटेनर में है क्या, है ना। और पैकेजिंग के लिए हम लोग कंटेनर यूज करते हैं, ग्लास कंटेनर यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई पैकेट आता है तो या तो वो पॉलिथीन में होगा, है ना, या तो स्ट्रिप में आती है जैसे टैबलेट्स। मेटल कंटेनर यूज होते हैं जैसे एरोसोल्स, है ना। तो ये भी आपको पैकेजिंग मटेरियल भी पढ़ना है फार्मास्यूटिक्स में, कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं। तो इसमें मेटल्स आता है, ग्लास आता है, और इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। स्ट्रिप्स आता है, एल्यूमिनियम फॉइल यूज होती है ना। प्लास्टिक यूज होती है, प्लास्टिक का एग्जांपल है जैसे आपके ग्लूकोज के बोतल आते हैं, डेक्सट्रोज, D5 D10 बॉटल्स आते हैं ना, RL का बोतल आता है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, है ना। बॉटल आपने कभी देखा होगा किसी को बॉटल चढ़ाते हैं तो उसका प्लास्टिक का IV सेट होता है, इसका रिसाइक्लाइजेशन भी हो जाता है ना। बायोमेडिकल वेस्ट भी आपको पढ़ना है। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब आपने किसी को ग्लूकोज का बोतल लगाया, अब वो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया वो, है ना। जैसे आपने बिस्किट खाया, अब बिस्किट की पन्नी तो वेस्ट प्रोडक्ट आएगी ना। वेस्ट प्रोडक्ट को आप कैसे डिस्पैच करोगे, कैसे डिस्पोजल करोगे, कैसे उसको आप बाहर फेंकोगे, है ना। क्योंकि मेडिकल से निकलने वाला जो वेस्ट बेटा वो हर कहीं नहीं फेंक सकते हम, नहीं तो सोसाइटी इन्फेक्टेड हो जाएगी, है ना। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल गया, उसने अपनी खकार, अपना स्प्यूटम, अपना थूक दिया जांच के लिए, और उसकी जांच की गई, एनालिसिस की गई, तो पाया गया कि उस व्यक्ति को टीबी है। तो अब उसकी खकार में मतलब टीबी प्रेजेंट है। अब वो खकार को यदि हम कहीं फेंक दे और उसको किसी का हाथ पड़ जाए, पैर पड़ जाए, या वो हवा के थ्रू इधर उधर और फैल जाए, तो इस चीज का प्रॉपर डिस्पोजल जरूरी है या नहीं, है ना। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना है। और कंपनियों से, फैक्ट्रीज से क्या वेस्ट निकलता है, बिल्कुल निकलता है। कोई भी कंपनी का प्लांट है तो उससे वेस्ट सब्सटेंस जरूर निकलते हैं, और वो हेल्थ के लिए काफी हेजार्डस होते हैं, इंजूरियस होते हैं, सोसाइटी को वो बीमार कर सकते हैं। तो जब आप फैक्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट ये भी होता है जो इस चीज का ध्यान रखता है, सीवेज डिस्पोजल कैसे करना है ना। तो गेहूं को पीसा, गेहूं को पीसने से हमें क्या मिल गया, आटा मिल गया। आटे की हमने कर ली पैकेजिंग, फिर पैकेजिंग करने के बाद हमने उसकी लेबलिंग कर दी, फिर हम मार्केटिंग भी करते हैं, है ना। हमें हमारे प्रोडक्ट की यदि बिक्री बढ़ानी है, सेल बढ़ानी है, तो हमें उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा टीवी पे ऐड आते हैं जिसको हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं, है ना। एडवर्टीजमेंट का भी एक्ट बना हुआ है। आप कोई भी चीज कस्टमर से छुपा नहीं सकते, आपने पैकेट में क्या डालना है आपको बताना पड़ेगा। बस एक कंडीशन ऐसी है कि आप नहीं बताओगे तो चल जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट यदि आपके पास है तो आप मेंशन मत करो कि आपने प्रोडक्ट में क्या डाला है और उस प्रोडक्ट को कैसे बनाया है। गवर्नमेंट आपको ट्रेड सीक्रेट देती है। ट्रेड सीक्रेट किसके पास है बताओ, कोको कोला के पास है। आपको पता है कोको कोला में एग्जैक्टली कैसे बनती है और क्या डलता है? किसी को नहीं पता है, केवल कंपनी जानती है, कंपनी ने ट्रेड सीक्रेट लेके रखा है। मेरे पास यदि ट्रेड सीक्रेट है तो मैं केवल कंटेनर में आपको प्रोडक्ट दूंगा, आप बोलोगे साहब डला क्या है, तो मैं बोलूंगा नहीं बता सकता मैं। और आप मेरे पे लीगली क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट ने ही मुझे ऑथराइज किया है ट्रेड सीक्रेट देके। तो ये होता है ट्रेड सीक्रेट, है ना। और जब कंपनियां किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो किस मेथड से बना रही है और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही है उसको वो पेटेंट भी करवा सकती है। पेटेंट इन द सेंस, अब वो कंपोजिशन यदि और कोई यूज करेगा तो उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी कंपनी को, है ना। तो इसको हम पेटेंट कहते हैं। पेटेंट एक्ट आया था आपका 1970 में। ठीक है, तो ये सारे एक्ट जो है ये कंपनियों पे लागू होते हैं। कंपनियों में जब दवाई बनाई जाती है तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का यूज किया जाता है।
ताकि दवाइयों की क्वालिटी को मैनेज किया जा सके। गुड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसको जीएमपी बोलते हैं, है ना। और एक होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जहां पर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, जीएलपी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। मतलब लेबोरेटरी में जब ड्रग की टेस्टिंग होगी, ड्रग की एनालिसिस होगी, ड्रग की गुणवत्ता का पता लगाया जाएगा कि हमने जो दवाई बनाई है वो अप टू द मार्क है या नहीं, उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वो फुलफिल कर रही है या नहीं। तो इन चीजों को पता लगाने के लिए बेटा हमें ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है। तो आपको समझ में आ रहा क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, कैसे हम लोग एक रॉ मटेरियल को हम फाइनल प्रोडक्ट में बदलते हैं, और कैसे हम उसकी सेलिंग को बढ़ाते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और उसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग से आएगा वो गोडाउन में, गोडाउन से जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास, और रिटेलर से कंज्यूमर के पास। तो फार्मास्यूटिकल्स में भी ऐसा ही होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी ऐसा ही होता है, और कोई जनरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी इस टाइप का ही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यदि आप दवाइयों का काम करना चाहते हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस आप दवाइयों का काम नहीं कर सकते। लेकिन जो फूड इंडस्ट्रीज भी होती है बेटा, इनके भी पास लाइसेंस होता है, इनके भी इंस्पेक्शंस होते हैं। इंस्पेक्शन इसलिए होते हैं, गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर कर रही है कि हमारा हमारा जो कॉमन मास है, जनता है, आम जनता जो खा रही है, पी रही है, जो दवाइयाँ खा रही है, उसकी गुणवत्ता को कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इंस्पेक्शन करती है, रिकॉर्ड चेक करती है ना। गवर्नमेंट सैंपलिंग भी करती है। सैंपलिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 1000 आटे के पैकेट तैयार कर लिए, तो उसमें से मैं एक आटे के पैकेट को रेंडमली उठा लूंगा और उसको मैं चेक करके देखूंगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। यदि वो 1000 में से एक पैकेट यदि अच्छा बना है, तो बाकी पैकेट भी, 999 पैकेट भी आपके अच्छे ही होंगे। और उस बैच को फिर मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रक में लोड करके उसको जिस भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करना है वहां उसको भेज दिया जाता है। तो इस तरह से फार्मास्यूटिकल्स का, हेल्थ सप्लीमेंट्स का, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऑन एन एवरेज 10-15 कंपनी के नाम हमारे टिप पे होने चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स के, है ना। आयुर्वेदिक कंपनीज के नाम हमारे टिप पर होने चाहिए, और उनके कुछ प्रोडक्ट्स के नाम भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपको समझ में आया क्रूड ड्रग की प्रोसेसिंग क्या होती है। क्रूड ड्रग क्या होती है, रॉ फॉर्म ऑफ ड्रग, जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती है। नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें मेडिसिनल इफेक्ट होता है। मेडिसिनल इफेक्ट मतलब बीमारी को ठीक करने की पावर, तो इसको हम मेडिसिनल इफेक्ट बोलते हैं। दवा क्या होती है आपको पता है, ड्रग क्या होती है बताइए। ड्रग डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है, बीमारियों की जांच करने के लिए। ड्रग प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है, बीमारियों से बचने के लिए। ड्रग क्योर के लिए यूज की जाती है, बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए। ड्रग डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है, मतलब बीमारी की जांच करना। तो हर वो हर ये चारों काम में से कोई भी यदि सब्सटेंस कर पा रहा है तो वो ड्रग की श्रेणी में आएगा, वो दवा कहलाएगा। ठीक है। और एक होती है क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग भी दो प्रकार की होती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या है, जो डायरेक्ट मुझे प्लांट सोर्स से मिली, अब मैंने उसका एक्सट्रैक्शन कर लिया, जैसे मेरे को एलोवेरा मैंने लेके आया और एलोवेरा से मैंने जूस बना लिया, तो अब ये जूस हो गया अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है। फिर इस जूस से मैंने सपोज इसका मैंने कोई सिरप बना लिया, तो वो हो गया आपका मेडिसिन, है ना। मतलब उसका फाइनल प्रोडक्ट मैंने तैयार कर लिया। ठीक है। तो रॉ ड्रग क्या है, जो डायरेक्ट प्लांट से मिल गई, फिर मैंने उसकी प्रोसेसिंग कर ली, मैंने उसका एक्सट्रैक्शन निकाल लिया, जैसे मैंने जूजिनॉल ऑयल निकाल लिया क्लोव में से, है ना, सॉक्सलेट एपरेटस के थ्रू, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गई। क्योंकि मैंने देखा लौंग के तेल में एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है ना। कभी दांतों में दर्द हो तो हम कॉटन में थोड़ा सा यूजिनॉल ऑयल लेके उस पार्ट पे रख लेते हैं, रखते हैं ना, तो हमारे पेन को रिलीफ मिल जाता है। तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं बेटा, इसमें मेडिसिनल इफेक्ट होता है, इसलिए हमें इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम इनको पढ़ के समझ सकें। कुछ समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। हम्म। हम्म। तो आप लोग को क्वालिटी कंट्रोल बेटा समझ में आया क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, क्रूड ड्रग क्या होती है ना। ड्रग के सोर्सेज क्या है, नेचुरल सोर्स है, प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमें एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। एंटीबायोटिक्स वो जो इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, है ना। ड्रग क्या होती है हमने समझा। ड्रग की डेफिनेशन, द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, क्योर एंड मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब होता है सिम्टम्स को सप्रेस करना,
आपको किसी को, पेशेंट मरीज को कोई बीमारी है, तो उसके लक्षणों को दबाना भी बहुत जरूरी है। जैसे पेशेंट छींक रहा है, खांस रहा है, तो ये तो लक्षण है ना। पेशेंट कह रहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो दर्द एक लक्षण है। कोई कह रहा है मेरे स्किन पे रैशेज आ रहे हैं, है ना, मुझे इचिंग हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। बॉडी में जो बीमारी है उसके लक्षणों को दबाना भी जरूरी है, क्योंकि लक्षण ही तो हमें परेशान करते हैं, है ना। तो लक्षणों को हम दबाएंगे तो हमारी बॉडी भी धीरे धीरे रिकवर करेगी, हमारे बॉडी में हीलिंग होगी, और हम जल्दी चंगे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो ये दवाई का रोल होता है। हमने आयुर्वेदिक कंपनीज के कुछ नाम देखे, कुछ एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयों की कंपनी के नाम देखे। हमने कंपनी में दवाइयाँ किस तरह से बनती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिस्कस किए, है ना। जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हुआ, जिसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कहते हैं, आपका पैकेजिंग डिपार्टमेंट हुआ, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हुआ। और बेटा जो बड़ी कंपनियां होती हैं, नामी गिरामी कंपनियां होती हैं, उनके पास R&D डिपार्टमेंट भी होता है। R&D का फुल फॉर्म होता है ड्रग एंड रिसर्च सेंटर, ड्रग एंड रिसर्च डिपार्टमेंट। यहाँ पर ये लोग नई नई दवाइयों की खोज करते हैं, यहाँ वैज्ञानिक काम करते हैं। और किसी भी बीमारी जो सोसाइटी में अभी काफी हावी हुई है, काफी लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, सोसाइटी को डैमेज कर रही है, लोग मर रहे हैं जिनसे, उन दवाइयों पे बहुत तेजी से रिसर्च किया जाता है, और उसके इलाज को खोजने की कोशिश की जाती है। और फिर जब हम दवाई खोज लेता है डिपार्टमेंट, तो कंपनी उस पे पेटेंट ले लेती है, मतलब मोनोपोली हो जाती है। 20 साल तक कंपनी उस दवाई को बेचेगी, और कोई नहीं बना पाएगा। और बनाएगा तो कंपनी को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो कंपनी उस पे केस ठोक देगी, दावा कर देगी कि भाई हमारे पेटेंट प्रोडक्ट को हमारी विदाउट परमिशन ये कंपनी कैसे बना सकती है। तो फिर कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। लीगली क्लेम किया जा सकता है यदि आपके पास पेटेंट है। तो हमने पेटेंट देखा क्या होता है ना। तो ये चीजें हमने आज समझी। QA QC डिपार्टमेंट क्या होता है, क्यों जरूरी है क्वालिटी कंट्रोल, है ना। एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट यदि मेडिसिनल इफेक्ट दे रहा है, तो उसमें जो केमिकल मोइटी है, उसी को हम बोलते हैं एक्टिव प्रिंसिपल, जिससे बीमारी ठीक होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका क्लोव मतलब लौंग, तो लौंग में क्या होता है, यूजिनॉल ऑयल होता है। ठीक है। तो ये इसका एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल हो गया यूजिनॉल। जैसे एलोवेरा, एलोवेरा भी औषधि गुण रखता है ना। अब एलोवेरा में ऐसा क्या है, एलोइन, है ना। जैसे हल्दी, हल्दी में पेन किलर इफेक्ट होता है, एनाल्जेसिक होता है हल्दी। मम्मी आपको देती है ना जब गले में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो, खांसी हो, सर्दी हो, है ना। या आपने देखा होगा फोड़े पे पत्ती में हल्दी लगा के, हल्दी का लेप रख के पत्ता चिपका देते हैं, है ना। तो पहले ऐसा लोग किया करते थे, क्योंकि हल्दी में मेडिसिनल गुण होता है। हल्दी से बढ़िया कोई औषधि नहीं है बेटा। हल्दी में एंटी कैंसर इफेक्ट भी होता है। हल्दी बहुगुणी होती है, मल्टीपर्पस है हल्दी, है ना। और हम सबके किचन में अवेलेबल रहती है। दूध, हल्दी, चंदन का जो पेस्ट है, यदि आप अपने फेस पे लगाओगे तो फेयरनेस आ जाएगी, आपकी त्वचा चमकने लगेगी, है ना, ग्लो आएगा। और आपके रिंकल्स भी कम होंगे। अच्छा। एंटी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है हल्दी चंदन में, है ना। चंदन भी औषधि है, जो कि हमें चालू है। सैंडल सैंडलवुड से मिलता है चंदन, है ना। चंदन हमें कहाँ से मिलता है, सैंडलवुड से मिलता है। ठीक है। सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी। लकड़ी को हम जब पीसेंगे, उसकी ग्राइंडिंग करेंगे, तो उससे पाउडर बनेगा, और उस पाउडर की हम पैकेजिंग करेंगे, और वो पैकेजिंग पैकेट जो होगा वो एज अ कॉस्मेटिक यूज होगा। कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं ये भी समझ लो, ड्रग और कॉस्मेटिक में अंतर है ना। ड्रग बीमारियों को ठीक करते हैं, और कॉस्मेटिक हमारे एलिगेंस को इम्प्रूव करते हैं। किसी की बॉडी से यदि बदबू आ रही है, उसको कम करने के लिए यदि वो डिओड्रेंट फुसफुस कर रहा है, तो वो क्या एक्चुअली कर रहा है, अपने एलिगेंस को बढ़ा रहा है, अपने आप को अट्रैक्टिव बना रहा है। तो कॉस्मेटिक हमें आकर्षक बनाते हैं, हमारे बॉडी से निकलने वाले जो सिक्रीशंस है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जैसे किसी के हाथ से पसीना आ रहा है, जैसे किसी की स्किन ड्राई हो रही है ठंडी के दिनों में, तो उसने मॉइस्चराइजर लगा लिया, है ना। साबुन, साबुन भी कॉस्मेटिक में आता है। ऑयल आता है, हेयर ऑयल, शैम्पू आता है, मॉइस्चराइजर आता है, लिपस्टिक, मस्कारा, है ना। गर्ल्स जो भी यूज कर रही है अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, है ना, एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स, वो सारे किस में आएंगे, कॉस्मेटिक्स में आएंगे। ठीक है। काजल, है ना, और आपका नाइट क्रीम आती है, वैनिश क्रीम आती है ना, ये सब किस में आएंगे, कॉस्मेटिक्स में। तो हमें कॉस्मेटिक की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, है ना। एडल्ट्रेशन हमने समझा, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, है ना। किसी भी प्रोडक्ट में घटिया क्वालिटी के सब्स्टिट्यूएंट्स मिलाना, है ना, महंगी चीजों में सस्ती चीजों को मिला देना, जिससे प्रोडक्ट की गुणवत्ता कम हो जाती है, प्रोडक्ट की इफिकेसी कम हो जाती है, उसका लाइफ स्पान कम हो जाता है, उसका जो जीवन काल है वो कम हो जाता है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने
इस लेक्चर में समझे, आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या होता है? इवैल्यूएशन मतलब हम उस ड्रग को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, हम उसकी प्यूरिटी को चेक करेंगे, है ना। अभी मैंने आपको दूध का एग्जांपल दिया था, जो रॉ मटेरियल मैंने लाया है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, उसकी क्वालिटी का पता करने के लिए मैं कुछ केमिकल टेस्ट भी कर सकता हूँ, है ना। तब मुझे पता चलेगा ड्रग प्योर है या नहीं, कहीं इसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है। क्योंकि मैं यदि एडल्ट्रेटेड रॉ मटेरियल यूज करूंगा तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, उसकी इफिकेसी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। और मार्केट में हमारी कंपनी का इमेज खराब हो जाएगा, जिससे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट कल कोई खरीदेगा नहीं, तो हमारी कंपनी का तो भट्टा बैठ जाएगा, है ना। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल बेटा बहुत जरूरी है ना। हमने इसको जनरल एग्जाम्पल से भी समझा, है ना। तो हर रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की जाती है बेटा, है ना। जैसे आपने एलोवेरा लाया, आपको स्किन पे लगाना है तो आप उसकी प्रोसेसिंग करते हो ना, घर पे ही उसको आप चाकू से थोड़ा सा उसके मतलब उसका जेल निकाल लोगे, है ना। फिर आप उसको थोड़ा सा मोटार पिस्टल आता है ग्राइंडिंग के लिए, है ना, पिसाई के लिए, या तो आप मिक्सी में डाल के उसको पीस लोगे तो बढ़िया उसका जेल बन जाएगा, उसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया रहेगी। फिर आप उसको अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो, आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे, है ना। आपका जो डैंड्रफ है वो कम होगा। लगाते होंगे आप में से कुछ लोग, है ना, एलोवेरा जेल। सप्ताह में एक बार यदि आप एलोवेरा जेल से अपने बालों की मसाज करोगे तो आपको ना डैंड्रफ का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और ना आपके हेयर फॉल होंगे, और आपके बाल भी शाइनी हो जाएंगे। इससे बढ़िया कोई कंडीशनर नहीं है ना। कंडीशनिंग इफेक्ट देता है एलोवेरा हेयर्स पे। और एलोवेरा तो बहुत अच्छी औषधि है, इसको हम ग्वार पाठा कहते हैं, है ना। तो हम कोगनोसी में जितने भी ड्रग्स हैं, इनकी बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इनका कल्टीवेशन कलेक्शन कैसे किया जाता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारे कंट्री में किस एरिया में कौन सा ड्रग पाया जाता है। अब जैसे संजीवनी बूटी हिमालय पे पाई जाती है, हमारे घर के आसपास थोड़ी ना पाई जाएगी, है ना, नदी नालों के आसपास। अब वो हिमालय पे पाई जाती है क्योंकि उसको हाइट चाहिए, है ना। तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अब जैसे सत्यानाशी, सत्यानाशी हमारे बैतूल में बहुत है। सत्यानाशी इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पर भी ये पौधा उगता है वहां पर नकारात्मक ऑरा होता है इस पौधे का, तो नकारात्मक घटनाएं घटती हैं, तो लोग इस पौधे को दुर्भाग्यशाली मानते हैं, लेकिन इस पौधे में भी औषधि गुण होता है ना। आपके आसपास कोई भी प्लांट उठा लो, ब्रह्म कमल औषधि गुण है, एंटी कैंसर इफेक्ट है। आपके किचन में आप झांक के देखो, हींग, हींग में कार्बोनेटिव इफेक्ट है। दाल में यदि आप हींग डालोगे तो गैस का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। हल्दी है, जीरा है, राई है, लहसुन है, प्याज है, इन सब में औषधि गुण होता है ना। आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाता है प्याज, प्याज का रस पिलाया जाता है, जिन लोगों को कमजोरी आ जाती है ना। लहसुन, लहसुन स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। लहसुन एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट रखता है, ठीक है। और आपका नारियल का तेल, नारियल के तेल में इमोलिएंट इफेक्ट होता है, कूलिंग सूदिंग इफेक्ट होता है ना। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि नहाने से पहले आपकी पूरी बॉडी की आप मसाज कर लो नारियल के तेल से, और उसके बाद आप नहा लो, आपको साबुन भी यूज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप ऑयल यूज करते हो तो जो भी आपकी बॉडी में डर्ट होता है वो ऑयल उसके साथ मतलब कंजुगेशन बना लेता है, और जब आप आपकी बॉडी को रगड़ के साफ करते हो तो पूरी आपकी बॉडी के पोर्स खुल जाते हैं और आपकी स्किन भी सांस लेने लगती है। तो आपके स्किन में कभी मुहासे, पिंपल, है ना, और रेडनेस, ईचिंग, इनका प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमारे आसपास बहुत सारी औषधियां हैं, इसलिए हम प्लांट के प्रति काफी रिस्पेक्टफुल रहते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख लो, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, गैलन इज द फर्स्ट फार्मासिस्ट, एरिस्टोटल को फादर ऑफ नेचुरल साइंस कहते हैं, शेल्डर, शेल्डर इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। सातनर ने क्या किया था, मॉर्फिन आइसोलेट किया था ओपियम से। मॉर्फिन इज द सेंट्रल एनाल्जेसिक ड्रग, पेन के एहसास को कम करता है। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने कूनोसी के डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब यहाँ आप देख सकते हो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, पिटर मीन्स होता है कड़वा, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कड़वे होते हैं, है ना। तो इसमें आता है जिंशन सिनकोना। सिनकोना से हमें क्या मिलता है, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है, एक बार्क होती है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हमें ड्रग मिलता है, जड़ से, तना से, पत्ती से, फ्लावर से, है ना, लेटेक्स से। तो ये सब हम सोर्स ऑफ ड्रग है, नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग। वॉर्मवुड है, पिपरमेंट है, ठीक है, नक्स वोमिका है। और कार्बोनेटिव, कार्बोनेटिव्स में आता है कोरिएंडर, फेनल, फेनल मतलब सोप, कारावे, सिनेमन, क्लोव,
एसोफोडिटा मतलब हींग, ये सारे ड्रग्स हैं। जिंजर मतलब अदरक, ये सारे ड्रग्स आपको पढ़ने हैं। इनका फैमिली क्या है, इनका एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल क्या है केमिकली, और मोर्फोलॉजी कैसी है, ये सब आपको स्टडी करनी है। पर्गेटिव, पर्गेटिव में आता है सेना, कैस्टर ऑयल। पर्गेटिव आपके कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, है ना। प्रेशर बनाते हैं और आपके बाउल मूवमेंट को बढ़ाते हैं और इंटेस्टाइन को साफ कर देते हैं, पेट साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। एलोए, रुबार्ब, ये ड्रग्स आते हैं। कार्डियोटॉनिक्स जो कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। डिजिटालिस, अर्जुना, स्क्विल। और इमेटिक्स जो ड्रग्स उल्टी करवा देते हैं, है ना, और जो उल्टी को रोके उसको एंटी इमेटिक्स। तो इमेटिक्स के एग्जांपल है इपेकेक और बेबैरी, मस्टर्ड, लोबिया, क्वासिया। ये आपको याद करना है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा बेटा, है ना। हल्के में मत लेना, ये सब आपको याद करना है। ये मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगा, आप इसको देख के नोट्स बना लीजिएगा। एंटी इमोबिक मतलब जो, एंटी इमोबिक क्या होते हैं, जो अमीबा को किल करेंगे, है ना। स्टमक में यदि किसी को डायरिया हो गया है तो हम एंटी इमोबिक ड्रग यूज करते हैं। इसमें कुर्ची आता है, इपेकेक आता है। लग्जेटिव, लग्जेटिव हमारे ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेट करते हैं हमारी आंतों को, जिससे हमारा पेट साफ हो जाता है। इसमें इसबगोल आता है ना। बनाना, केला, यदि किसी को लूज मोशन हुए हैं तो उसको केला खाना चाहिए। ठीक है। अगार। और कैथार्टिक्स में सेना आता है। एक्सपेक्टोरेंट जिसमें वसाका, ल्यूकोराइस, इपेकेक। एक्सपेक्टोरेंट मतलब ये हमारे कफ को लिक्विफाई करते हैं। खांसी के इलाज में जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस आते हैं उसमें आपको ये इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे। वसाका लीफ, ल्यूकोराइस, और एंटी टिश्यू, है ना। इसमें ओपियम जिसमें हमें कोडीन मिलता है, ये एक नार्कोटिक कैटेगरी का ड्रग है, एक्स शेड्यूल का ड्रग है। मेडिकल स्टोर पे यदि हम इसको बेचते हैं तो 3 साल तक हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ठीक है। और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ये ड्रग दिया जाता है पेशेंट को। ब्रोंकोडायलेटर्स या अस्थमा के केस में यूज होते हैं, क्योंकि अस्थमा में हमारा जो ब्रोंकस होता है, हमारा जो एयरवे पैसेज होता है, वो इन्फ्लामेशन की वजह से, सूजन की वजह से उसका डायमीटर कम हो जाता है, तो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। कार्डियक डिप्रेसेंट, है ना, इसमें आता है आपका सिंकोना। सिंकोना में हमें क्यूनिन और क्यूनिडिन मिलता है। तो जो क्यूनिन है वो एंटी पैरासाइटिक ड्रग है। मलेरिया जब हमें हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में हम क्यूनिन को यूज करते हैं। ठीक है। और उसमें एक होता है क्यूनिडीन। क्यूनिडीन है आपका एरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एरिथमिया मतलब क्या होता है, हमारे हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो जाना। नॉर्मली हमारा हार्ट बीट कितना होता है, 72 पर मिनट। ये यदि ये बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया, कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया। तो एरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है इरगोट। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग राउल्फिया। एंटी कैंसर ड्रग विनका, फ्लैक्सिस, पोडोफाइलम। और एड्रेनर्जिक ड्रग इफिड्रा। कोलिनर्जिक ड्रग्स ये सब आपको पढ़ना है, बताऊंगा आपको। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स धतूरा और बेलाडोना। एंटी हेल्थेलमिक्स ड्रग्स मतलब पेट के जो कीड़म होते हैं उनको मारने के लिए ये ड्रग्स यूज होते हैं। आर्टिमिसिया, आर्टिमिसिन के इंजेक्शन आते हैं। एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग जो कि पेट दर्द के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, है ना, जैसे धतूरा हुआ, आपका हायोसाइमस हुआ। सेंट्रल एनाल्जेसिक में मॉर्फिन आता है। सीएनएस डिप्रेशन जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करे, बिलाडोना, ओपियम और हायोसाइमस। और अनालेप्टिक ड्रग्स, है ना, नक्स वोमिका, कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, लोबिया। एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो घुटने दर्द के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, जोड़ों के दर्द में, एकोनाइट, कॉल्चिसिकम और गुगुल। अब ये देखो प्लांट के डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट के डिफरेंट पार्ट से मिलने वाले ड्रग। वुड से मिलता है क्वाशिया, है ना, बार्क, रूट, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट्स, राइजोम, सीड। ये इनसे सबसे मिलने वाले यहाँ पर ड्रग्स दिए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, है ना, जैसे आपका एल्केलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, लिपिड है, वोलेटाइल है, और टैनिन्स है, विटामिन्स है, रेजिन्स है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है। जैसे वोलेटाइल ऑयल हमें क्लोव से मिलता है, यूकेलिप्टस, नीलगिरी का तेल, है ना। तो ये है इसमें। अब देखो सीड से मिलने वाले ड्रग, लीफ से मिलने वाले, बार्क, वुड, रूट, राइजोम, है ना। राइजोम से हमें क्या मिलता है, जिंजर, अदरक। फ्रूट से मिलने वाले कोरिएंडर, फेनल, है ना, ड्राइड लेटेक्स मिलने वाले ड्रग। और गम्स, है ना, जैसे ट्रैगागांथ है। तो ये हो गया। 7 मेडिसिनल सिस्टम है जो कि हमारे कंट्री में काफी पॉपुलर है ना। ये सोर्स ऑफ ड्रग में आप यहाँ देख सकते हो, एनिमल सोर्स से हमें हार्मोन, एंजाइम्स, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जैसे हनी। प्लांट सोर्स से हमें ग्लाइकोसाइड्स और टैनिन्स, रेजिन्स, ये सब मिलते हैं। मिनरल सोर्स से हमें क्योलिन मिलता है, बेंटोनाइट मिलता है। ये आपका अ, सब आयुर्वेदा में काफी पढ़ा जाता है ना, ये क्लासिफिकेशन ऑफ
एट बैलेंसेस है, जैसे काया चिकित्सा। ठीक है, ये सब आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। और ये आपका ड्रग का टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है कि ड्रग का किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, डिवीजन किस क्लास का ड्रग है, उसकी फैमिली क्या है। ठीक है, और उसकी स्पीसीज क्या है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ड्रग को अरेंज किया जाता है, जिससे कि हम इजिली ड्रग को आइडेंटिफाई कर सके और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो आईपीबीपी यूएसपी में ड्रग को इस तरह से